Me Vishal Kumar. We discuss about Krebs cycle. Nowadays डिस्कस क्रेब साइकिल देखते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं क्रेब साइकिल क्या है। तो क्रेब साइकिल हम लोग जनरली ग्लाइकोलाइसिस के बाद पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस आपको याद होगा, रिस्पिरेशन हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। तो रिस्पिरेशन एक चैप्टर है, रिस्पिरेशन में क्रेब साइकिल है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल। जनरली क्रेब साइकिल में ही आपको सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो लिंक रिएक्शन आपको आगे एक्सेस करता है, तो पूरा आपको ये क्रेब साइकिल कहलाता है। जनरली तो लिंक रिएक्शन के बाद ही क्रेब साइकिल कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखेंगे लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल साथ साथ देखेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। ये हमें देखना है, ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक सबसे प्रथम हम बताएंगे क्रेब साइकिल के बारे में जान लें। क्रेब साइकिल का जो डिस्कवरी किए थे हेंस क्रेब नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। इन्होंने आपको नोबेल प्राइज भी गॉट किया था, है ना। तो इस तरीके से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ पर देखना है कि ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से आपको जनरली कितना एक ग्लूकोज से आपको 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलेगा। हम यहाँ पर सिंगल पायरुविक एसिड लेकर के चले हैं। सिंगल पायरुविक एसिड यानी कि कितना कार्बन का आपको कंपाउंड है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड है यानी कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट इज नेम पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो होगा दैट इज इसका ऑक्सीडेशन होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा कैसा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं आपको डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। ओके, तो कार्बोक्सी ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जनरली कहा जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो पायरुविक एसिड पर कौन कौन ऐड किया, यहाँ पर जो ये NAD है, दैट इज कोएंजाइम है। कोएंजाइम के प्रेजेंट में और बहुत सारे दैट इज हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर दैट इज TPP है ना। तो मैग्नीशियम आयन से है, लिपोइक एसिड है, ट्रांस एसिटाइलेज है, यहाँ पर ये एंजाइम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जब चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो यहाँ पर कौन से एंजाइम आएंगे, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर यानी कि क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो एज किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है तो क्या हम लोग समझते हैं कि ये एंजाइम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पायरुवेट जो है आपको टूट जाएगा किसमें, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि एसीटेट में टूट जाएगा। ठीक है, कोएंजाइम के साथ रहेगा, इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम कहा जाएगा। दैट इज क्या होगा, 2 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पायरुविक एसिड क्या हुआ, इसमें इंटरचेंज हुआ। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है लिंक रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जो स्टेप जो होता है, अगर देखा जाए ये जो लिंक रिएक्शन है, ये क्रेब साइकिल जनरली क्रेब साइकिल के पहले होता है, इसीलिए, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है जनरली। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच का करेक्ट लिंक भी माना जाता है लिंक रिएक्शन। ओके, इस तरीके से अगर लिंक रिएक्शन है तो लिंक रिएक्शन को बहुत सारा ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, गेटवे लिंक भी कहा जाता है ना। तो बहुत सारे नामों से हम लोग जानते थे। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, NAD प्लस आपको क्या होगा, डेट इज आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर जनरेट कर देगा। तो ये रिड्यूसिंग कोई एंजाइम बना देगा, यानी कि NADH2 फॉर्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाएगा। ये 3 कार्बन का कंटेनिंग कंपाउंड था, एक कार्बन बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 कार्बन का रह जाएगा, है ना। यानी 3 कार्बन का था, अब एक कार्बन बाहर निकल गया, है ना, एक मॉलिक्यूल से। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन जो बचा रह गया वो क्या कहलाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और जानना है बेहतर ढंग से कि देखो यहाँ पर क्या होता है, एक कोएंजाइम ASH का यूज होता है। कोएंजाइम ASH का जब यूज होगा, कोएंजाइम ASH का यूज होता है, तो ये जनरली क्या होता है, कोएंजाइम ASH बनता भी है। हम जो करेक्ट साइकिल में पढ़ेंगे तो वही जो है यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, उपयोग कर लिया जाता है। तो आपको जनरली यहाँ पर कहा जाए कि पायरुविक एसिड बनने में आपको ये सब जो है को एंजाइम को फैक्टर जनरली और एंजाइम जो है आपको क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना। तो आपको क्या बनेगा, पायरुविक एसिड इंटरचेंज कर जाएगा आपको एसिटाइल कोएंजाइम में। इस प्रोसेस को कहेंगे लिंक रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो ये लिंक रिएक्शन प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। यहाँ पर तो हम 1 पायरुविक एसिड से बता रहे थे, 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम, है ना। तो हम लोग जनरली सिंगल पायरुविक एसिड को लेकर के चलते हैं और इस तरीके से 2 बनेगा तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे।
वन मॉलिक्यूल पायरुवेक एसिड से जब वन मॉलिक्यूल आपको एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म होंगे तो आपको वन आपको मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे और साथ ही साथ रिड्यूसिंग पावर वन मॉलिक्यूल आपको क्या होंगे, फॉर्म होंगे। लेकिन आपको दो मॉलिक्यूल पायरुवेक एसिड से आपको दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो आपको क्या दो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे और दो आपको रिड्यूसिंग पावर बाहर निकलेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, हमने बताया लिंक रिएक्शन बताया सब प्रथम। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंटर करते हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम है, दैट इज ये बना। तो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम बन करके स्टार्ट हो गया है। तो ये क्रेब्स साइकिल के लिए सबसे पहले ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट करेगा, है ना। तो जो यहाँ पर पहले से जो बना हुआ है ऑक्जेलो एसीटेट, पहले से बना हुआ कितना कार्बन का है, दैट इज 4 कार्बन का है। ऑक्जेलो एसीटेट कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का। और ये 2 कार्बन का था। 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के कितना बनाएगा, जनरली हम लोग जानते हैं 4 और 2 मिलकर के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये मिलकर के ये दोनों मिलकर के 4 to 6 एंजाइम के प्रेजेंट में, यानी कि कौन सा, सिट्रेट सिंथेटेज, यानी कि सिंथेसिस होगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिट्रेट बनाएगा। यहाँ पर जनरली क्या होगा, जब सिट्रेट सिंथेटेज यूज होगा और ये सिट्रेट बनेगा तो क्या आपको बाहर हो जाएगा, कोएंजाइम ASH बाहर हो जाएगा। और यही जो है आगे जा करके फिर से अगले वाले स्टेप के लिए लिंक रिएक्शन में ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोएंजाइम यूज हो जाएगा। अब ये आगे, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल का, यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप कहेंगे। जनरली क्रेब्स साइकिल में आपको 10 स्टेप प्रोसेस होता है। जनरली उसी तरीके से जिस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था कि कितने स्टेप से होता था, 10 स्टेप प्रोसेस था आपको ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल भी आपका कितना स्टेप प्रोसेस होगा, डेट 10 स्टेप प्रोसेस होगा। जनरली उसमें से आपको 2 बार क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा। एक प्रोसेस ऑक्जेलो ऑक्सीजनेट से अल्फा केटोग्लूटरेट बनेगा, तब यहाँ पर एक कार्बन बाहर निकलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा अल्फा केटोग्लूटरेट से आपको जब सक्नाइल कोएंजाइम बनेगा। तो यानी कि 2 आपको क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। और कितने स्टेप होंगे इसमें, 4 आपको डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा। ओके, तो इस तरीके से ये हम लोग देखते हैं पूरे क्रेब्स साइकिल कितने स्टेप के होते हैं, तो 10 स्टेप प्रोसेस होता है। जिस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस हम लोग को ध्यान में था कि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप था, यहाँ पर पार्टिकुलर सबस्ट्रेट जब फॉर्म होगा तो पार्टिकुलर एंजाइम आएंगे, है ना। जैसे सिट्रेट बनेगा तो सिट्रेट सिंथेटेज आएगा, है ना। उसी तरीके से आगे जो भी आएंगे तो उसी नेमिंग के अनुकूल आपको क्या आएंगे, एंजाइम आएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम पहला जो स्टेप था सिट्रेट बना, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट में क्या था कि सिट्रेट सिंथेटेज आपको एसिटाइल और ऑक्जेलो एसीटेट के साथ आपको इसको किसमें चेंज कर दिया, यानी कि सिट्रेट में चेंज कर दिया। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट दोनों मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को दोनों को मिला करके सिट्रेट सिंथेटेज आपको सिट्रेट में चेंज कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ना है तो ये 4 2 मिल करके आपको 6 कार्बन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, यानी कि समेशन, यानी कि आपको क्या हुआ, सैचुरेशन प्रोसेस हुआ, है ना, यूजिंग प्रोसेस हुआ, यूटिलाइजिंग प्रोसेस हुआ, ये एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म हुआ। तो यहाँ पर जो आपको है दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बनेगा। तो यहाँ पर कौन से आपको आएंगे, यहाँ पर वाटर बाहर निकल रहा है ना, यानी कि वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये नहीं समझना कि वाटर का यूज हो रहा है। जब वाटर का साइन जो है बाहर की ओर है तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, तो आपको वाटर फॉर्म होगा, प्रोडक्शन होगा कर सकते हो, या तो रिलीज होगा कर सकते हो, है ना, इवेपोरेशन भी कर सकते हो जनरली। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिट्रेट से सिस एकोनिटेट में जब चेंज होगा, सिट्रेट से सिस एकोनिटेट में चेंज होगा, तो इसके लायक जो है, जो इसके लिए जो डिजर्व है, इसका जो एंजाइम आएगा एकोनिटेज आएगा। और मिनरल्स है, पार्टिकुलर मिनरल्स जो है यूज होता है, आपको फेरस आपको यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस एकोनिटेट में बदल जाएंगे। सिस एकोनिटेट के बाद उसी तरीके से उसी तरीका का प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर वाटर का क्या हुआ, रिलीजिंग हुआ था, वाटर सैचुरेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर वाटर का क्या होगा, यूज होगा, है ना। तो वाटर को यूज कर लिया जाएगा, एक वाटर को देना पड़ेगा। सिस एकोनेट से आइसोसिट्रेट, तो आइसोसिट्रेट जब भी बनेगा तो कुछ देर के लिए बनेगा, है ना। बहुत इंटरमीडिएट जो प्रोसेस हुआ, सिस से सीधे भागना चाहेगा, ऑक्जेलो सिट्रेट बनाना चाहेगा, है ना, इसीलिए ये इंटरमीडिएट भी कहा जाएगा किसको, आइसोसिट्रेट को। तो पहला प्रोसेस हुआ दैट इज सिट्रेट बना, दूसरा प्रोसेस हुआ यहाँ, तीसरा प्रोसेस में क्या होगा, जनरली आपको क्या बना देगा, आइसोसिट्रेट बना देगा। उसके लिए अवेलेबल एंजाइम है, जो सिस एकोनिटेट बनाने में एंजाइम है, वही एंजाइम यहाँ भी आया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग पावर नहीं जनरेट हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि वाटर इसमें पहला वाला दूसरा वाले में प्रोडक्शन हुआ, तीसरा स्टेप में हमने देखा क्रेब्स साइकिल का, यहाँ पर क्या हुआ, वाटर का यूज हुआ। ठीक है, दोनों दूसरा और तीसरा प्रोसेस दोनों पे फेरस आयन आपको दैट इज आए। नेक्स्ट में आइसोसिट्रेट से जब आपको क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, तुरंत बन जाएगा।
तो यहाँ पर जो इसके लिए रिलेटेड जो इंजाइम है दैट इज इसी से रिलेटेड, आइसोसिट्रेट से आपको ऑक्सोलोसिट्रेट में चेंज होगा, तो इसीलिए से आइसोसिट्रेट से जैसे आइसोसिट्रिक क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज आएगा, डिहाइड्रोजिनेज यानी कि यहाँ पर वाटर क्या होगा, आउट होगा, है ना। और साथ ही साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जनरली यहाँ पर देखो तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यहाँ पर देखो NAD प्लस आपको जो भी है हाइड्रोजन के साथ आपको जुड़ करके आपको क्या NADH2 बनाने, रिड्यूसिंग पावर बनाने, फॉर्म बनाने में मदद करेंगे। रिड्यूसिंग पावर एक NADH2 3 ATP बनाते हैं और ये सीधे रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं। ATP बनाने के लिए आपको ATS में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए NADH2 बना देंगे, NAD से आपको रिड्यूसिंग पावर बना देंगे, जनरेट कर देंगे, जो आपको कहाँ चला जाएगा, ATS साइकिल में चला जाएगा, है ना, यानी कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्जेलोसक्नेट प्रोसेस, यहाँ पर ऑक्जेलोसक्नेट बन गया, प्रोडक्ट बन गया, यानी कि 6 कार्बन ही प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आइसोमेराइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पर देखो सिट्रेट से सी सेपरेट बन रहा था, ये भी 6 कार्बन है, इससे ये जब चेंज हो रहा है आइसोसिट्रेट में, ये भी 6 कार्बन का, यानी कि आइसोमेराइजेशन हो रहा है ना। तो आइसोमेरिज्म जो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री वही हो रहा है ना, सिर्फ क्या हो रहा है, चेंजिंग प्रोसेस हो रहा है। तो पार्टिकुलर जो है वहाँ पर एंजाइम पार्टिकुलर यूज हो रहे हैं, चेंजिंग प्रोसेस है। अब है ऑक्जेलोसक्नेट से, ऑक्जेलोसक्नेट से हम लोग जैसे ही अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं, ऑक्जेलोसक्नेट आगे प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं आते हैं, ये जनरली आपको अनस्टेबल प्रोसेस होता है। तो इसको चेंज करने के लिए सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, पहला डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, सिर्फ यहाँ से CO2 आउट हो जाता है, यानी कि कार्बोक्सिलेशन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट हो जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा, तो ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तो तुरंत आपको अल्फा कीटोग्लूटारेट बना देंगे। तो अल्फा बीटा जो भी है डेट इज कार्बन कहाँ पर कंटेनिंग, जहाँ पर रहेगा कीटो ग्रुप रहेगा, इसलिए अल्फा टर्म आया अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो यहाँ पर एक कार्बन जब बाहर निकल गया, 6 कार्बन का प्रोडक्ट था पहले ऑक्जेलोसक्नेट, तो आपको एक कार्बन बाहर निकला, तो अब बचा हुआ जो भी है डेट इज रेस्टिंग, जो आपको जो प्रोडक्ट बना, यानी कि एक कार्बन रिलीज होने के 6 कार्बन में से एक कार्बन बाहर निकल गया, तो क्या हुआ, 5 कार्बन बना। तो ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट पूछा जाएगा। 5 कार्बन प्रोडक्ट क्रेब साइकिल के कौन होते हैं, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, ठीक है। 6 कार्बन के पूछे जाएंगे, तो इनमें से जो भी ऑप्शन रहेगा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछेंगे कि सिस एक्वेनेट बनाने में कौन से एंजाइम का यूज हुआ, तो एक्वेनेटेज हुआ। जनरली मिनरल्स पर भी बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते रहती है ना नेट में। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर ही है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्नाइल कोएंजाइम बन जाएगा, है ना। अगला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जनरली हाफ प्रोसेस हो जाता है क्रेब साइकिल का, यहाँ तक आते आते। तो अगला जो प्रोसेस है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर देख रहे थे तो नंबर ऑफ कार्बन क्या था, कोई भी कंपाउंड 6 था, 6 से क्या हुआ था, अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था तो 5 था, तो 5 से क्या होगा, 4 कार्बन बनेगा, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, सक्नाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पर बनने के लिए यहाँ पर फिर से डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। जब डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा तो आपको वहाँ पर NADH2 यानी कि रिड्यूसिंग पावर NADH2 या तो FADH2 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखो NADH2 बन रहा होगा, है ना, NADH2 बन रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, NAD प्लस और आपको H2 आएंगे इन्वायरमेंट से, है ना, फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन आएंगे और जुड़ करके आपको NADH2 बना देंगे। वहाँ पर पार्टिकुलर जो है इंटरमीडिएट्स, जैसे कि आपको एंजाइम के रूप में अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी सिंपल नहीं है, बहुत सारे चीज़ से मिला हुआ, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स वर्ड आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम आएगा, TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं, जब पढ़ोगे फुल फॉर्म तो थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये जनरली क्या है, TPP कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड में आते हैं। लिपोइक एसिड है, ये भी आपको इंटरमीडिएट्स के रूप में आएंगे। ट्रांससक्नाइलेज ये एंजाइम के रूप में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से TPP के बारे में और कहा जाए तो ये जैसे विटामिन B1 है ना, तो B1 का जो ही डेरिवेटिव पार्ट है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड मैंने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑक्जेलोसक्नेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था तो फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ था। यहाँ पर सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा जब 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर तो इस तरीके से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने सक्नाइल कोएंजाइम से यहाँ पर कोएंजाइम ASH का जरूरत पड़ेगा। तो ये प्री से जो है आपको क्या हो जाएगा, जो पहले से तैयार होगा कोएंजाइम ASH यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से यूज होगा तो एक तरीके से बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर साइक्लिक रोटेट कर दिया गया है ना, कोएंजाइम ASH को। तो इस तरीके से क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट से आपको बना रेडिस कंपाउंड बना, सक्नाइल कोएंजाइम बना, ठीक है। तो ये सक्नाइल कोएंजाइम ए बना। देखिए इसमें कोएंजाइम है, अब कोएंजाइम को क्या करना पड़ेगा, अब कोएंजाइम जनरली यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि कोएंजाइम लगा हुआ है,
तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है तो कोई एंजाइम क्या होगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कोई एंजाइम है, तो यहाँ पर अब इससे आगे जो स्टेप है यहाँ कोई एंजाइम नहीं है, तो यहाँ से कोई एंजाइम क्या हुआ, डेट इज आउट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को समझना है कि कोई एंजाइम ए आउट होगा। अब सक्नाइल कोई एंजाइम ए यानी कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से आपको 34 कार्बन यानी कि इससे ये चेंज होगा यानी कि आइसोमेराइज होगा। तो जनरली यहाँ पर देखना है कि आपको एटीपी फॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस जो चेंजिंग जो प्रोसेस है, कन्वर्सन है सक्नाइल को एंजाइम का सक्नेट में, तो यहाँ पर कौन से एंजाइम आएंगे, तो इसी से रिलेटेड एंजाइम आएगा। जो ये कंपाउंड है सक्नाइल है तो सक्नाइल आ गया, सक्नाइल आपको सक्नाइल से सक्नाइल को एंजाइम से सक्नेट बनेगा। तो सक्नेट बन रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसीलिए सिंथेटेज आएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एज रिलेटेड टर्म एंजाइम से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर सक्नाइल सिंथेटेज हुआ है ना। एंजाइम कौन सा एंजाइम किस कंपाउंड को बनाने होता है, काफी पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान देकर के एकदम हमें समझना है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो है क्रेब साइकिल में मात्र एक एटीपी बनता है ना। एक मॉलिक्यूल आपको एसिटाइल को एंजाइम जब चक्कर काटता है तो एक चक्कर में आपको एक एटीपी, तो इस तरीके से 2 एसीटेट बना होगा, 2 एसिटाइल को एंजाइम बना होगा, 2 एसिटाइल। तो इसीलिए पूरे क्रेब साइकिल में क्या होगा, पूरे एसिटाइल को एंजाइम का जब पूरा तरीका से कंजप्शन हो जाएगा पूरा क्रेब साइकिल में, तो 2 एटीपी बनेगा। तो 2 एटीपी प्लस आईपी मिलकर के क्या बना देंगे, 2 सक्नाइल को एंजाइम से आपको 2 सक्नेट बनाने में मदद करेंगे। अगर एक बार पहला हो रहा है तो 1 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बनेगा, तो प्रत्येक यहाँ पर ये भी 1 मॉलिक्यूल होगा, ये भी 1 मॉलिक्यूल होगा। ओके, तो इस तरीके से ये पार्टिकुलर जो है एंजाइम के प्रेजेंट में आपको सक्नाइल को एंजाइम आपको क्या बनाया, क्या फॉर्म किया, आपको प्रोडक्ट दैट इज सक्नेट। सक्नेट ये भी क्या है, 4 कार्बन। अब हम लोग कहते हैं कि ट्रिक दीजिए, ट्रिक नहीं होता क्रेब साइकिल में, है ना। ट्रिक जैसे तैसे होता है, ट्रिक डेंजरस भी होता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है, सक्नेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट हमेशा रेगुलर हमारे साथ बोलो पीछे पीछे, या जो भी है आपका जो भी ट्रिक है वो यूज करो। तो सक्नेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट लगातार बोलोगे तो ये समझ जाओगे कि सक्नेट के बाद फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट, ये अब जितना भी है ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, यानी कि 4 कार्बन कंटेनिंग दैट इज कंपाउंड है, सक्नेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट जो भी है। ओके, तो सक्नेट से अब आगे फ्यूमरेट बनेगा। तो फ्यूमरेट जैसे बना, तो इसके लिए आपको दैट इज एंजाइम आएगा, दैट इज फ्यूमरेज आएगा, है ना। तो फ्यूमरेज यहाँ पर दैट इज फ्यूमरेज नहीं आएगा, सक्नेट से ये बन रहा है, तो इसके लिए सबस्ट्रेट पर आएगा। कहीं कहीं पर प्रोडक्ट बनने से रिलेटेड एंजाइम आएगा, कहीं पर सबस्ट्रेट बनने से रिलेटेड एंजाइम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्यूमरेट से हम कहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि सक्नेट से फ्यूमरेट जा रहे हैं। तो ये सबस्ट्रेट के अराउंड आपको क्या आया, दैट इज एंजाइम आया। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुआ, रिड्यूसिंग पावर यानी कि FADS2 क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो ये FADS2 NADH2 क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर होता है। FADS2 जनरली एक FADS2 आपको कितने एटीपी बनाते हैं, दैट इज 2 एटीपी बनाते हैं। ठीक है, तो 2 एटीपी, एक FADS2 से आपको 2 एटीपी बनते हैं, कहाँ, ETS में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, सक्नेट से आपको क्या फ्यूमरेट बनेगा। तो सक्नेट क्या है, डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। उसी तरीके से आगे फ्यूमरेट से जब मैलेट बनेगा तो यहाँ पर फ्यूमरेज एंजाइम आएगा, है ना। तो यहाँ पर वाटर का यूज किया जाएगा, वाटर यूज होगा तो ये मैलेट बनेगा। मैलेट से क्या होगा, ऑक्जेलो एसीटेट। उसी तरीके से यहाँ पर भी फिर से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, तो आपको फिर से रिड्यूसिंग पावर NADH2 के रूप में बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है। देखिए इससे रिलेटेड, सबस्ट्रेट से रिलेटेड जनरली ज्यादा जो है आपको एंजाइम आते हैं। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है। डिहाइड्रोजिनेज जब भी टर्म आएगा, जब भी रिड्यूसिंग पावर बनेगा तो डिहाइड्रोजिनेज टर्म आ रहा होगा। देखिए एक एंजाइम है, यहाँ पर भी देखो कहाँ NADH2 बन रहा है। NADH2 आपको जनरली यहाँ पर बन रहा होगा, सबसे आपको पहला नहीं यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिहाइड्रोजिनेज आया एसोसिएटेड से ऑक्जेलो सेकेंडरी, आपने बुक में मिला होगा तो भी वहाँ पर होगा डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर अल्फा केटोग्लूटारेट से आप देख रहे हो सक्नाइल को एंजाइम बन रहा है, तो भी यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज दैट इज एंजाइम दैट इज यहाँ पर आया, है ना। उसके बाद देखो दैट इज FADH2 की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर भी टर्म है डिहाइड्रोजिनेट टर्म है। यहाँ पर देख रहे हैं जब मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बन रहा है तो भी यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज टर्म आ रहा है। तो ये डिहाइड्रोजिनेज टर्म इशारा करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर नहीं समझोगे तो ऑक्सीडेशन में जानते ही हो क्या होता है, जनरली बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। चलिए उस हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो इस तरीके से अब ऑक्जेलो एसीटेट अब पहला, अब ये जो है 10th स्टेप प्रोसेस होगा। देखिए 1 स्टेप, ये क्रेब साइकिल का पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th और ये 10th। फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
7, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से क्रेब साइकिल का 10th प्रोसेस होता है। अब देखो क्या है कि कौन कितना कार्बन का, यहाँ पर देख रहे थे कि 6 कार्बन तक था, यहाँ पर अल्फा का टेट्राहेड्रल बना तो 5 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो अब ये 5 से अब ये क्या 4 में आ जाएगा, है ना 4। एक कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी निकला था तो इसीलिए 6 से क्या हो गया था 5 हो गया, तो मैं बताया ही था पहले जनरली। अब देखिए यहाँ से 5 कार्बन के बाद जो भी एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर होगा तभी आपको चेंज होगा, है ना। यहाँ पर निकल चुका था, ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से 4 कार्बन में ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इधर नहीं निकलेगा। तो यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड के क्रेब साइकिल की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरली देखिए बाहर नहीं निकला होगा, है ना, क्योंकि इधर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता ही नहीं है। डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस 2 जगह होता है, एक अल्फा ग्लूटारेट बनने के समय और एक आपका सक्रियल कोएंजाइम बनने के समय होता है जनरली, है ना यहाँ पर। इसीलिए हाफ के इधर ही दे देता बुक में जनरली ज़्यादातर। अब है इस तरीके से मैंने ये बताया। अब कुछ खास चीज़ें देख लेते हैं ना कि कुछ खास चीज़ें क्या क्या होती है। जैसे पार्टिकुलर है कि देखो मैंने ये बताया कि यहाँ पर देख रहे हो ये 2 लाइन है ना, यहाँ पर भी 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ देखो सिंगल लाइन है। अल्फा के ग्लूटारेट से जब सक्रियल कोएंजाइम की हो रहा है तो यहाँ पर देखो सिंगल लाइन डायरेक्शन है, यहाँ पर भी देखो सिंगल लाइन है, यहाँ पर देखो डबल लाइन खींचा हुआ है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो सिंगल लाइन है, तो ये शो कर रहा है ये सिंगल लाइन है। जब सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो आपको वो क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सिर्फ क्या होगा एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सिलेट स्टेट से मिलकर के सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट फिर से आपको जस्ट रिवर्स नहीं बनेगा, आपको रिवर्स नहीं सिट्रेट से फिर से एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सिलेट स्टेट ये नहीं बनेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि ये क्या है रिवर्सिबल है, ये ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, आपको फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस इधर पूरा का पूरा यहाँ तक है ऑक्सिलेट एसिटेट तक, उसके बाद फिर से इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अब नेट प्रोडक्ट हम लोग गणना करते हैं कि क्रेब साइकिल में कितने आपको। तो क्रेब साइकिल में जनरली पायरुविक एसिड से अगर देखा जाए तो एक पायरुविक एसिड से जब आपको क्या बनेगा, एक पायरुविक एसिड से कितने आपको क्या बने होंगे एटीपी बने होंगे। तो यहाँ पर एटीपी बनता नहीं है जनरली, तो इस एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी जनरली बनता है जब पूरा का पूरा क्रेब साइकिल गुजरता है। तो यहाँ पर बना था, है ना। आपको प्लांट में जनरली एटीपी बनता है और एनिमल में जीटीपी बनता है ना। और ये एटीपी जीटीपी जो भी है एनिमल में बना फिर से एटीपी कन्वर्सन होने के लिए कपल रिएक्शन होता है। आप पढ़ोगे आगे काफी डीप पढ़ोगे। तो ये पायरुविक एसिड है, जब भी आपको इंटरचेंज होगा पूरा क्रेब साइकिल में तो एक पायरुविक एसिड से कितने आएंगे, दैट इज अगर देखें तो एटीपी क्या आएगा, पहले CO2 की और चलते हैं। तो CO2 कितना है, CO2 का एक CO2 यहाँ पर निकला और 2 CO2 क्या हुआ क्रेब साइकिल में निकला, यानी 2 और ये 3। जब एक पायरुविक एसिड चेंज हुआ तो 3CO2 है ना। इस तरीके से प्लस अगर देखा जाए तो क्या हुआ NADH रिड्यूसिंग पावर देंगे, इधर देना पड़ेगा NAD+3, तभी यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा आपको 3NADH2। काफी कम स्पेस है इसीलिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ NADH2। सिर्फ ये क्रेब साइकिल में देखिए 3NADH2 है, एक NADH2 यहाँ पर, एक NADH2 कहाँ पर यहाँ पर, एक NADH2 कहाँ पे यहाँ पे, एक पायरुविक एसिड में, यानी कि 3 और 1 कितना हुआ, दैट इज 4 हो गया, है ना जनरली। तो 4 NADH2 बनेगा जनरली पूरे के पूरे क्रेब साइकिल। पायरुविक एसिड से लेकर के अगर चला जाए तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो एक कम जाएगा। प्लस FADH2 चलते हैं तो 1 FADH2 फॉर्म होगा, FADH2। अगर कहा जाए ATP की बात किया जाए तो 1 ATP भी फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, अगर 2 इस तरीके से अगर बनाया जाएगा तो इधर क्या कर देना है, पूरे में क्या कर देना है × 2 कर देना है, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो पूरा जो है NADH2 रिड्यूसिंग पावर जनरली 4 रिड्यूसिंग पावर आपको पूरे के पूरे क्रेब साइकिल अगर देखेंगे पूरा का पूरा 2 एसिटाइल कोएंजाइम होगा, तब 2 एसिटाइल कोएंजाइम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना 3 NADH2 1 FADH2 और 1 ATP बना होगा, है ना। तो उतना से 2 टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम से, है ना। आपको 2H2 का यूज होता है ना पूरा का पूरा पायरुविक एसिड में। तो इस तरीके से आप नेट प्रोडक्ट आप लोग अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी रिएक्शन लिखना रहेगा तो NADH2 बनाओगे अगर
इस तरफ प्रोडक्ट की तरफ रिएक्टेंट की तरफ आपको NAD प्लस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको FADH2 लिखोगे तो यहाँ FAD प्लस लिखना पड़ेगा, ओके, और हाइड्रोजन आयन भी लिखना पड़ेगा तभी आपको, है ना। तो इस तरीके से वाटर भी लिखना पड़ेगा यूज जो हुआ। तो इस तरीके से पायरुविक एसिड से इस तरीके से आपको जो है रिड्यूसिंग पावर ATP कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया, डेट इज क्रेब्स साइकिल बताया। तो इसलिए क्रेब्स साइकिल का जो खोज किए थे हैंस क्रेब्स, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। 1950 के अप्रॉक्स में मिला होगा इनको नोबेल प्राइज, है ना, लगभग उसी के आसपास मिला था। तो डेट इज मैंने ये बताया आज, क्रेब्स साइकिल बताया। क्रेब्स साइकिल को दूसरे नाम से हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज TCA भी कहते हैं, ट्राई कार्बोनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो TCA कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, CAC भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड CAC भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल TCA भी कहा जाता है ना। इस तरीके से मैंने बताया आपको, नाउ डे मैंने बताया, दैट इज क्रेब्स साइकिल। धन्यवाद।